आज के इस विश्लेषण में एक ऐसे मुद्दे पर बात होने वाली है जो बेहद संवेदनशील और जरूरी है। अक्सर खबरों में आता है कि युवा अपना घर छोड़कर भाग गए हैं। समाज इसे तुरंत उनके चरित्र से जोड़कर देखने लगता है, बिना पूरी बात समझे। लेकिन आज के इस प्रस्तुतिकरण में बिना किसी पर दोष मढ़े हम उन जटिल मनोवैज्ञानिक कारणों को समझने की कोशिश करेंगे जो किसी को अपना ही घर छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। आइए सीधे इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं। चलिए शुरुआत इस एक छोटी सी पर बहुत ही गहरी और कड़ी बात से करते हैं। अगर घर में प्रेम ना मिले तो बाहर उसकी तलाश होती है। ये लाइन सुनने में आम लग सकती है, लेकिन इसका प्रभाव वाकई बहुत बड़ा है। जब घर की उन चार दीवारों के बीच अपनापन नहीं मिलता तो दिमाग स्वाभाविक तौर पर उस अपनापन को बाहरी दुनिया में ढूंढने लगता है। यही आज के विश्लेषण की मूल बुनियाद है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर युवा अपना घर छोड़ते क्यों हैं? जब भी ये सवाल उठता है तो लोग इसे बस एक गलती या चरित्र की कमी मान लेते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा गया है कि इसके पीछे कोई बहुत गहरा मानसिक दर्द या मजबूरी हो सकती है? ये सवाल किसी को गलत ठहराने के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि उस मानसिक परेशानी को समझने का एक जरिया है जिसे अक्सर बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे पहले मूल कारण की तरफ, जो है भावनात्मक भूख यानी इमोशनल हंगर। अब ये भावनात्मक भूख आखिर होती क्या है? देखिए, जैसे जिंदा रहने के लिए शरीर को खाने की जरूरत होती है ना, बिल्कुल वैसे ही दिमाग को प्रेम, सुरक्षा और अहम होने के एहसास की जरूरत होती है। जब एक बच्चे को घर पर ये भावनात्मक पोषण नहीं मिलता तो दिमाग ऑटोमेटिकली इस भूख को मिटाने के लिए बाहर भागने लगता है। उम्र चाहे 16 साल हो या 26 साल, ये भूख वैसी ही रहती है और लोग अनजाने में उन जगहों पर प्यार ढूंढने लगते हैं जहां शायद सिर्फ दिखावा ही होता है। तो आप देखते हैं कि घर छोड़ने के वो चार मूल रास्ते कौन से हैं और बचपन के माहौल से इनका क्या लेना देना है। बचपन के माहौल का सीधा असर दिमाग की वायरिंग पर पड़ता है। पहला, अगर भावनात्मक उपेक्षा यानी इमोशनल निग्लेक्ट हुआ हो तो बाहर वाले का कोई भी मीठा बोल सच्चा प्यार लगने लगता है, जिसे ट्रॉमा बॉन्ड कहते हैं। दूसरा, अब्यूज या मारपीट। ऐसे माहौल से निकले लोग अक्सर अनजाने में दर्द भरे रिश्तों की तरफ ही आकर्षित होते हैं, क्योंकि उनका दिमाग मानता है कि प्यार का मतलब ही दर्द है। तीसरा, हद से ज्यादा लाड़ प्यार। जहां ना सुनने की आदत ही ना हो, वहां थोड़ी सी पाबंदी आते ही लोग वहां भागते हैं जहां उनकी हर बात मानी जाए। और चौथा, जब माँ बाप के बीच लगातार झगड़े हों तो उस माहौल से बचने के लिए ट्रायंगुलेशन ट्रॉमा जन्म लेता है। ऐसे कठिन माहौल में घर एक जंग के मैदान जैसा लगने लगता है और वहाँ सबसे प्राइमरी गोल क्या होता है? वहाँ से किसी भी तरह बच निकलना। प्यार मिलना तो यहाँ सेकेंडरी हो जाता है। जो पहला व्यक्ति सुरक्षा का थोड़ा सा भी एहसास दिलाता है, बच्चा उसके साथ निकल जाता है। ये कोई रोमांस नहीं है, ये सिर्फ डर से पैदा हुआ एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स है। अब आता है एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी हिस्सा, समाज विरुद्ध मनोविज्ञान, यानी हमारा समाज इन सबको कैसे देखता है और साइकोलॉजीज पर क्या कहती है। इन दोनों के नजरिए में जमीन आसमान का अंतर है। समाज तुरंत लेबल लगा देता है कि 2 महीने की जान पहचान में भागने वाला चारित्र्यहीन या एहसान फरामोश है, लेकिन साइकोलॉजी इसे फास्ट अटैचमेंट मानती है। एक उपेक्षित दिमाग एक सुरक्षित इंसान को इतनी जल्दी पकड़ लेता है कि उसके लिए 2 महीने 2 साल बराबर लगते हैं। और एहसान फरामोश होने के बजाय ये दरअसल इमोशनल ब्लाइंडनेस है। जिस इंसान ने बचपन से प्यार की भाषा ही नहीं देखी, भले ही उसे कितने भी पैसे दिए गए हों, पर कभी गले ना लगाया गया हो, तो वो भलाई को कैसे समझेगा? बिल्कुल वैसे ही समाज को लगता है कि इतना अमीर और अच्छा घर छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, लेकिन साइकोलॉजी इसे हीलिंग फैंटेसी कहती है। कोई पैसे या ऐशो आराम छोड़कर इसलिए निकलता है क्योंकि उसे लगता है कि बाहर वाला उसे समझता है। 10 लाख के बंगले का क्या फ़ायदा अगर वहाँ किसी ने कभी ये ना कहा हो कि तुम बहुत खास हो। और दूसरी बात, समाज मानता है कि बच्चे ने खुद फंसने का फैसला किया, पर सच तो ये है कि शातिर लोग अकेले और निग्लेक्टेड बच्चों की इस ग्रूमिंग वल्नरेबिलिटी को आसानी से पहचान लेते हैं और उनका फ़ायदा उठाते हैं। चलिए अब इस पूरे विषय की गहराई में जाते हैं और देखते हैं दिमाग का विज्ञान और इससे जुड़ी गलतफहमियां। एक हैरान करने वाली बात यह है कि ये पूरा खेल दरअसल हार्मोन्स का है। पहला स्टेप है डोपामीन चेस।
जब कोई नया इंसान प्यार दिखाता है तो दिमाग में डोपामीन का ऐसा ब्लास्ट होता है जो लॉजिक यानी तर्कशीलता को पूरी तरह ऑफ कर देता है। ये किसी नशे जैसा काम करता है। स्टेप 2 है ऑक्सीटोसिन कन्फ्यूजन। जब फिजिकल टच होता है तो ऑक्सीटोसिन निकलता है, जिसे लोग गलती से अटूट बंधन और सच्चा प्यार समझ बैठते हैं। और स्टेप 3 कॉर्टिसोल रिलीफ। घर में झगड़ों के वक्त स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल हाई रहता है और बाहर वाले के पास जाते ही ये कम हो जाता है। दिमाग रैशनली नहीं बल्कि प्योर सर्वाइवल मोड में चल रहा होता है। इन्हीं बातों के बीच भागने वाले को कुछ गलतफहमियां यानी मिथ्स बिल्कुल सच लगने लगते हैं। पहला मिथ है ज्योग्राफिक क्योर। उन्हें लगता है कि शहर या घर बदलने से सब ठीक हो जाएगा, पर घाव तो दिमाग में होता है, पते पर नहीं। 90% केसेस में वही दर्द नई जगह पर रिपीट होता है। दूसरा मिथ है रेस्क्यू फैंटेसी, जहां लोग सोचते हैं कि कोई राजकुमार आकर उनकी जिंदगी संवार देगा, जिससे नए रिश्ते पर इतना बोझ पड़ता है कि वो जल्दी टूट जाता है। और तीसरा मिथ है कंट्रोल। उन्हें लगता है कि घर छोड़ना उनकी मर्जी का पहला फैसला है, जबकि सच ये है कि ये फैसला उनका नहीं बल्कि उनके ट्रॉमा का होता है। अब जब हमने समस्या और उसके कारण समझ लिए हैं, तो बात करते हैं समाधान की। माता-पिता और युवाओं के लिए आखिर क्या उपाय मौजूद हैं? माता पिता के लिए यहाँ कुछ बेहद ही प्रैक्टिकल कदम दिए गए हैं। सबसे ज़रूरी चीज़, पैसों से ज़्यादा ध्यान प्यार पर दिया जाना चाहिए। बच्चे की बातें रोज़ कम से कम 10 मिनट सुननी चाहिए, बिना किसी सलाह या टोक टाक के। दूसरा, बच्चों के सामने माँ बाप का झगड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तीसरा, हद से ज़्यादा लाड प्यार भी नुकसान करता है। बच्चों को शांति से ना सुनने और निराशा बर्दाश्त करने की आदत डलनी पड़ेगी। और चौथा, शादी से पहले उन्हें काउंसलिंग के लिए प्रेरित करना चाहिए ताकि रिश्तों की सच्ची ज़रूरत समझ में आए। अब यहाँ इस संख्या पर गौर कीजिए, 90। ये नंबर बहुत ही खास है। किसी नए रिश्ते में शुरुआत का जो नशे जैसा डोपामीन हाई होता है, उसे उतरने में करीब 90 दिन यानी 3 महीने लगते हैं। इसलिए जिंदगी का कोई भी बड़ा और ज़रूरी फैसला लेने से पहले 3 महीने का वक्त लेना निहायत ही ज़रूरी होता है। तो युवाओं के लिए प्रोटेक्टिव कदम आखिर क्या हो सकते हैं? पहला, बिल्कुल अभी जैसे बताया, किसी भी बड़े फैसले के लिए कम से कम 3 महीने का इंतजार करना चाहिए। दूसरा, नए रिश्ते में कूदने से पहले थेरेपी को प्रायोरिटी बनानी चाहिए। पहले अपने अंदर के घाव भरना जरूरी है ताकि एक घायल इंसान किसी दूसरे घायल इंसान को ना चुने। तीसरा, परिवार छोड़ने से पहले एक बार फैमिली थेरेपी जरूर ट्राई करनी चाहिए। और चौथा और सबसे अहम, द चेकलिस्ट। खुद से ये सवाल पूछना जरूरी है कि क्या नया पार्टनर माँ बाप से मिलने को तैयार है? अगर वो आनाकानी करे तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है और समझ जाना चाहिए कि वो इंसान प्यार नहीं, सिर्फ फायदा ढूंढ रहा है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले इस एक बेहद गहरे विचार पर रुकना चाहेंगे। बिगड़ना कोई अपराध नहीं है, बिगड़ने वाले हालात अपराधी होते हैं। घर से भागना चरित्र की खराबी नहीं दिखाता, बल्कि उस दर्द को दर्शाता है जो किसी को ऐसा कदम उठाने पर मजबूर करता है। बदनाम करने से बेहतर है हम सहानुभूति दिखाएं और उस दर्द को समझने की कोशिश करें। और अगर आसपास कोई इस दौर से गुजर रहा है तो याद रहे कि पेशेवर मदद हमेशा मौजूद होती है। जैसा कि इस जानकारी के स्रोत उर्मी माइंड एंड ब्रेन हॉस्पिटल का कहना है, घर टूटे उससे पहले मन जोड़िए। उनकी फैमिली एंड कपल थेरेपी यूनिट और कॉन्फिडेंशियल हेल्पलाइन इसी दिशा में काम करते हैं। समस्या है तो समाधान भी हमेशा मिल जाता है। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या समाज दोष देना छोड़कर उन कारणों को समझने की शुरुआत करेगा जो किसी को अपना ही आशियाना छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं? आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।